आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री। इग्नू की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। कोड आपके सामने है BHIC 131। भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक। देखिए, इस सब्जेक्ट को हमने स्टार्ट करा था पढ़ना और कई हफ्ते पहले हमने इसका फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं इसका चैप्टर 2 हमारा है पुरातत्व एक साधन के रूप में तथा प्रमुख पुरातात्विक स्थल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, पे क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के आपके 2 बेनिफिट है। जिन बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है वो वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं, प्लस वेबसाइट पे जो हमारे नोट्स उपलब्ध है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिचय की, यानी बेसिक जान लेते हैं इस चैप्टर का। देखिए, प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन। भौतिक जीवन, सामाजिक जीवन यानी कि किस प्रकार से कितने एरिया में वो लोग रहते थे, क्या उनका सामाजिक एक्टिविटी थी, क्या किस प्रकार से लोगों से वो बिहेव करते थे, इन सभी चीज़ों को, क्या उनकी आर्थिक एक्टिविटी थी, किस प्रकार का उनका आर्थिक जीवन था, कितने वो सुदृढ़ थे, इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरातत्व जो है वो अत्यंत प्रमाणित है। पुरातत्व क्या है? इसके अंदर हम पुरातत्व के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? अभिलेखों का, मुद्राओं का, स्मारकों का, यानी कि जो कुछ भी हमें खुदाई के दौरान भौतिक रूप से प्राप्त हुआ, यानी फिजिकल रूप से जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ, वो सब पुरातत्व के अंतर्गत आता है। और वो सब कुछ अत्यंत प्रमाणित साधन है जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन की, सामाजिक जीवन की और आर्थिक जीवन की, जिनमें हम अध्ययन करते हैं किनका? अभिलेख का, मुद्रा का और स्मारकों का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभिलेखों की बात करें तो अभिलेख जो थे वो अधिकांशतः स्तंभों पर लिखे हुए मिले थे। स्तंभ क्या होते हैं? खंबे कह सकते हो आप इनको, ठीक है। खंभों पर लिखे हुए मिले। शिलाओं पर यानी बड़े बड़े पत्थरों पर आप कह सकते हो, पत्थरों पर लिखे हुए मिले। ताम्र पत्रों पर लिखे हुए मिले, मुद्राओं पर लिखे हुए मिले, पात्रों पे, मूर्तियों पे और गुफाओं में। यानी कि इन सभी चीज़ों पर जो कुछ भी लिखा हुआ हमें मिला वो सभी कुछ अभिलेखों के अंतर्गत आता है, जिनको वैज्ञानिकों ने स्टडी किया, जिनके माध्यम से वैज्ञानिक स्टडी करके पता लगा पाए कि किस प्रकार से प्राचीन काल के जो मनुष्य थे, प्राचीन प्राचीन काल की जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, किस प्रकार से उनकी आर्थिक गतिविधियां थी, क्या उनकी सामाजिक गतिविधियां थी, क्या उनकी भौतिक स्थिति थी। इन सभी चीज़ों को अभिलेखों के माध्यम से वैज्ञानिक जो है बता पाए। सबसे अधिक प्राचीन जो अभिलेख रहा है, यानी जो सबसे अधिक प्राचीन अभिलेख है जिनको पढ़ा जा चुका है, यानी जिनको स्टडी किया जा चुका है, वो अशोक के हैं। वो अशोक के अभिलेख हैं। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा के अंदर लिखे हुए मिले और ब्राह्मी लिपि, लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि थी और भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा थी। इनमें लिखे हुए मिले। जो ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के शिलालेख। देखिए, कुछ शिलालेख जो अशोक के थे वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त हुए। उस समय का जो भारत था वो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से जो अशोक के शिलालेख मिले उनमें जो लिपियों का प्रयोग किया गया था वो यूनानी थी और अमराइक थी। यानी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से शिलालेख मिले थे उनमें लिपियां अलग थी, यूनानी और अमराइक लिपि थी। अशोक के जो शिलालेख थे उनको सबसे पहले जो सफलता प्राप्त हुई, सबसे पहले जो सक्सेस मिली पढ़ने में, वो मिली थी 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप्स को। जेम्स प्रिसेप को सबसे पहले सफलता मिली थी अशोक के अभिलेखों को समझने में, पढ़ने में। सबसे जो अधिक प्राचीन अभिलेख रहा है वो 2500 ईसा पूर्व का रहा है, हड़प्पा काल का, तो सबसे प्राचीन अभिलेख था। देखिए, अभिलेख अभी तक हमने बात करी कि किसके अभिलेख थे और किन अवस्थाओं में मिले। अब हम बात करते हैं कि जो अभिलेख है आखिर इन अभिलेखों में होता क्या था, क्या लिखा हुआ होता था, ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, जो अभिलेख थे, कुछ अभिलेख ऐसे थे जिनमें अधिकारियों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक आदेश हुआ करते थे, निर्देश हुआ करते थे, या जो निर्णय राजा के द्वारा लिए गए थे जनता के लिए, उनकी सूचना उनके अंदर रहती थी। जैसे कि अशोक के अभिलेख, ज़्यादातर जो अशोक के अभिलेख थे वो अधिकारियों और जनता के लिए जारी किए गए थे, जिनमें कि निर्णय हुआ करते थे, सूचना हुआ करती थी या राज्य के कोई आदेश हुआ करते थे,
वो ऐसे अभिलेख थे। दूसरे प्रकार के जो अभिलेख मिले, जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव आदि संप्रदायों के अनुयायियों द्वारा स्तंभों, पत्थरों, मंदिरों एवं प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराया गया था। यानी कि जो बौद्ध और जैन और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने अपनी शिक्षा कह सकते हो आप, या उन्होंने जो कुछ भी उत्कीर्ण कराया खंभों पे, पत्थरों पे, अपने धर्म के प्रति, वो सब कुछ इस प्रकार के अभिलेख थे। तीसरे प्रकार के अभिलेख हम जानते हैं जो हमें मिले हैं, जो हमें पता चला, वो है राजाओं के विजय प्रशस्तियों के, यानी राजाओं के द्वारा जो विजय प्राप्त किए गई, राजाओं के द्वारा जो युद्ध लड़े गए जिनमें उन्हें विजय प्राप्त होती थी, या क्या क्या कौन कौन से क्षेत्रों को राजाओं ने अपने अधीन किया, जो उनकी विजय गाथा को बताते थे। ऐसी चीज़ों को अभिलेखों के माध्यम से स्टोर किया जाता था, रखा जाता था। तो ऐसे जो अभिलेख थे वो थे राजा की विजय प्रशस्तियों का वर्णन करने वाले अभिलेख, जिनमें कि जो फेमस थे वो थे खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रुद्रदमन का गिरनार जूनागढ़ अभिलेख, समुद्रगुप्त हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ लेख। ये जो अभिलेख थे ये राजा की विजय प्रशस्तियों का वर्णन करते थे। तो 3 प्रकार के अभिलेख थे जिनको हमने पढ़ा अभी। इसके बाद एक चीज और बात करते हैं हम इसके अंदर, भूमि अनुदान पत्रों की। देखिए भूमि अनुदान पत्र क्या थे? राजाओं और सामंतों के द्वारा, सामंत कौन? जो उस समय समृद्ध थे, जो उस समय आर्थिक दृष्टि से समृद्ध लोग थे, वो उनके द्वारा भिक्षुओं को, ब्राह्मणों को मंदिरों, विहारों इत्यादियों के लिए भूमि जो है दान दी जाती थी। अब जो भूमि उनको दान दी जाती थी, उन भूमियों का रिकॉर्ड रखा जाता था। इस पे तांबे की एक चादर हुआ करती थी, उस चादर पे उनको लिखा जाता था। यानी उस तांबे की चादर को ताम्रपत्र कहा जाता था। ताम्रपत्र इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो तांबे की थी। तो तांबे की चादर पर जो विवरण स्टोर करके रखा जाता था, जो लिखा हुआ जाता था, वो उनको स्टोर करके रखते थे। वो क्या था? वो भूमि अनुदान पत्र था। अब ये जो ताम्रपत्र थे ये प्राकृत भाषा में मिले, संस्कृत भाषा में मिले, तमिल भाषा में मिले और तेलुगु भाषा में। यानी कि इन भाषाओं के अंदर ये ताम्रपत्र प्राप्त हुए, जो मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था को बताते हैं। यानी मध्यकालीन भारत की उस समय किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, उन सभी को डिफाइन करने में ये सक्षम है। उसके बाद हम बात करते हैं मुद्राओं की। देखिए 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान, यानी 206 से लेके 206 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक जो भी भारतीय इतिहास का ज्ञान है वो हमें मुख्यतः मुद्राओं से प्राप्त होता है। यह सिक्के आहत के सिक्के या पंचमार्क के सिक्के कहलाते थे। यानी उस समय जो सिक्के प्रयोग में लाए जा रहे थे उनको आहत के सिक्के कहते थे या पंचमार्क के सिक्के कहते थे। देखिए बुद्ध कालीन, यानी बुद्ध काल के दौरान जो सिक्के प्रयोग में लाए जाते थे वो आहत के सिक्के होते थे। आहत के सिक्के कैसे होते थे? जिसमें धातु के टुकड़े पर ठप्पा मारकर उन्हें बनाया जाता था। यानी धातु का एक टुकड़ा हुआ करता था, उस टुकड़े पर ठप्पा मार दिया जाता था। इस प्रकार से उन सिक्कों को बनाया जाता था। और उन सिक्के ऊपर किस प्रकार की आकृतियों को उत्कीर्ण किया जाता था? पेड़ की आकृति होती थी, मछली की आकृति होती थी, सांड की होती थी, हाथी की, अर्धचंद्र यानी आधा चांद। इस प्रकार की वस्तुओं की जो आकृतियां थी वो उन सिक्कों पर बनाई जाती थी, उत्कीर्ण की जाती थी बुद्ध के काल के दौरान। इसके जो बाद के सिक्के आए, इसके बाद के जो सिक्के आए उन पर राजाओं के और देवताओं की नाम तथा उनकी तिथियां, यानी उनकी जो तिथियां थी उनको लिखा जाने लगा था। इसके बाद के, यानी बुद्ध के काल के बाद जो सिक्के प्रयोग में आए उन पर राजाओं और देवताओं के नाम और इनकी तिथियों को लिखा जाने लगा था। सर्वाधिक मात्रा में जो मुद्राएं मिली वो मौर्य काल में मिली। मौर्य काल में जितनी मुद्राएं मिली वो सर्वाधिक धातुओं की कह सकते हो आप। ज़्यादा से ज़्यादा धातुओं की जो मुद्राएं थी वो मौर्य काल से प्राप्त होती थी। उस समय सीसा, पोटीन, तांबा, कांस्य, चांदी और सोने, इन सभी प्रकार की जो धातुओं से बनी हुई मुद्रा थी इनका चलन था। इनका सबका प्रयोग जो है उस समय किया जाता था। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे। देखिए जब हम स्वर्ण के सिक्के की बात करते हैं तो हम गुप्त शासकों की बात जरूर करते हैं, क्योंकि गुप्त कालीन के दौरान ही स्वर्ण सिक्के सबसे ज़्यादा देखने को मिले थे। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए। मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक दशा। अब मुद्राएं क्या बताती है? मुद्रा ये बताती है कि किस प्रकार उस समय आर्थिक दशा रही थी उस समाज की। देखिए
अगर अत्यधिक स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग किया जा रहा है तो हम मान सकते हैं कि उस समय जो आर्थिक स्थिति थी, यानी उस समय का जो राजा था वो समृद्ध था। उस समय जो आर्थिक गतिविधियां थी वो सुदृढ़ थी, क्योंकि स्वर्ण का प्रयोग अत्यधिक किया जा रहा था, तो आर्थिक दशा को बताने में सक्षम थी। इसके बाद संबंधित राजाओं की व्यापारिक गतिविधियों का ज्ञान भी जो है मुद्राओं के माध्यम से प्राप्त होता है। यानी जितनी अधिक मुद्राओं का प्रयोग जो है उस समय किया, यानी जितनी अधिक मुद्राओं का लेन देन उस समय चल रहा था, तो वो राजा की व्यापारिक गतिविधियों का ज्ञान भी बताती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्मारक या अवशेषों की। देखिए मूर्ति कला जो है ये स्मारक और अवशेष के अंतर्गत आती है, जो प्राचीन भारत के लोगों के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को, या कह सकते हो कि उनके दार्शनिक जीवन को बताने में भी कहीं ना कहीं एक अहम रोल रखती है। मूर्ति कला गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और कुषाण काल, इनमें जो मूर्तियां निर्मित की गई, इनमें जो मूर्तियां बनाई गई, वो साधारण जन यानी साधारण जनता की धार्मिक स्थिति, उनकी आस्था और मूर्ति कला का किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त था उन्हें, वो सब कुछ बताती है। कुषाण कालीन मूर्तियों में जहां विदेशी प्रभाव अधिक था, यानी कुषाण कालीन जो मूर्तियां प्राप्त हुई उसके अंतर्गत विदेशी प्रभाव को अधिक देखा गया। वहीं गुप्त कालीन के दौरान मूर्तियों में स्वभाव दिखाई देता था, और गुप्तोत्तर काल में सांकेतिक कला का अधिक प्रभाव जो है देखने को मिलता था। तो इन तीनों काल के अंदर जो मूर्ति कला रही वो साधारण जन की धार्मिक और उनकी आस्था को बताने में सक्षम थी। बोध गया, सांची, अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी दिखाई देती है। यानी जो बोध गया से मूर्तियां मिली, सांची से जो मूर्ति मिली, अमरावती से जो मूर्तियां मिली, वो सभी क्या बताती थी कि जो उनका वास्तविक जीवन था वो किस प्रकार था, उनका यथार्थ चित्रण करने में सक्षम थी। वहीं हम बात करते हैं चित्रकला की, तो देखिए अजंता की गुफा, आप सभी ने नाम सुना होगा, अजंता अलोरा की गुफाएं। अजंता अलोरा की जो गुफाएं रही हैं ये भारतीय प्राचीन इतिहास को बताने में कहीं ना कहीं सक्षम है। अजंता की गुफाओं में उत्कृष्ट माता और शिशु तथा मरणसन्न राजकुमारी के चित्र हैं। माता और शिशु के चित्र हैं, और मरणासन राजकुमारी के चित्र है, जो गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक को बताती है। यानी किस प्रकार से गुप्त काल के दौरान जो कला का प्रदर्शन था उसको बताती है, और उस काल के दौरान किस प्रकार से जीवन जिया जाता था, आम जन जो जीवन जीता था, उन सभी चीज़ों को ये जो गुफाएं हैं, गुफाओं के अंदर जो चित्र हैं वो अच्छे तरीके से बताने में सक्षम है। अब हम बात करते हैं अवशेष की, यानी जो हमें अवशेष मिले। अवशेष में स्मारक भी आते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना। यानी जो अवशेष हमें मिले, अवशेष क्या होते हैं, जो भी हमें खंडर मिले, जो खंबे मिले, जो टूटे हुए किले मिले, वो सभी क्या है, अवशेष हैं। दक्षिण भारत में आरिकमेडु नामक स्थल की खुदाई हुई, वहां से क्या मिला, रोमन के सिक्के मिले, दीप का टुकड़ा मिला, बर्तन मिले, इत्यादि चीजें वहां से मिली थी। इससे स्पष्ट होता था कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच मध्य घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। जब रोमन सिक्के प्राप्त हुए दक्षिण भारत से, तो वो क्या बताता था, वो ये बताता था कि रोम से उस समय आर्थिक लेन देन हो रहा था, यानी कि आर्थिक लेन देन उस समय रोम से होता था, इसलिए रोमन सिक्के मिले। तो ये सभी चीज़ें जो थी वो ईसा की आरंभिक शताब्दियों में रोम तथा दक्षिण भारत के मध्य, यानी इन दोनों के बीच जो था घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, इसको बताने में सक्षम थे। पाकिस्तान में सोहन नदी तट के, देखिए सबसे पहले जो पाकिस्तान के पास सोहन नदी है वहां पर उत्खनन कार्य चला था, जहां से सिंधु घाटी, इन सभी चीज़ों का पता चलना स्टार्ट हुआ था। तो सोहन नदी में जो उत्खनन कार्य जो चले थे वो पुरा पाषाण युग के पत्थरों के, वहां से क्या प्राप्त हुआ था, वहां से पत्थर मिले थे, पुरा पाषाण युग के बड़े बड़े पत्थर मिले, पत्थर के खुरदरे हथियार मिले। इनसे अनुमान लगाया गया, वैज्ञानिकों ने इन सभी चीज़ों को देख करके अनुमान लगाया कि भारत में 4 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व मानव रहता था। यानी 4 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व मानव का रहना स्टार्ट हो गया था भारत में।
10,000 से 6,000 वर्ष ईसा पूर्व वह कृषि करना सीख गया था। ठीक है, कृषि के साथ साथ वो पशुपालन यानी पशुओं को पालता था, कपड़ा बुनना सीख गया था, मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गया था, इत्यादि कार्य जो है मनुष्य उस समय से करता आ रहा है। और पत्थरों की सहायता से वो औजार बनाना सीख गया था। ये सभी चीज़ें कैसे प्राप्त हुई? खुदाई के दौरान जो उत्खनन कार्य चले, वहाँ से जो पत्थर के खुरदरे हथियार मिले, पत्थर मिले, उन सभी चीज़ों से वैज्ञानिकों ने इन सभी चीज़ों का पता लगाया। कालीबंगा कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ खुदाई के दौरान एक दुर्ग मिला। ये पुरातात्विक स्थल है जहाँ से खुदाई के दौरान एक दुर्ग मिला, जो ये जानकारी प्राप्त कराता है कि उस समय कौन सा किस प्रकार का जीवन था, प्राचीन भारत में जो मनुष्य रहे उनका किस प्रकार से जीवन था। धोलावीरा ये भी एक पुरातात्विक स्थल है, इसका नाम भी आपने सुना होगा। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। लगभग 15 वर्ष तक यहाँ पर उत्खनन कार्य चला था, जिसमें मिट्टी के टीलों के नीचे एक पूरा शहर प्राप्त हुआ था धोलावीरा में। इस महत्वपूर्ण खोज के पश्चात ही धोलावीरा गांव को हड़प्पा काल के नाम से जो है, हड़प्पा काल के धोलावीरा शहर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये धोलावीरा नाम के शहर से प्रसिद्ध हुआ था हड़प्पा काल के। कौन? धोलावीरा। ये कहाँ पर है इस समय? आज के समय ये गुजरात के अंदर है। बनावली आपने सुना होगा, ये हरियाणा के अंतर्गत आता है। यहाँ से भी हड़प्पा के बहुत सारे मोहरे मिली, मृद भांड मिले, ठप्पे मिले, चूड़ियाँ मिली, इत्यादि चीज़ें मिली जो हड़प्पा काल को बताती थी। हड़प्पा कालीन मिट्टी के उत्कृष्ट बर्तन मिले यहाँ से, सेलखड़ी की अनेक मोहरें मिली, मृद भांड मिले। ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ से मिली? बनवाली से मिली। बनावली कहाँ पर है? इस समय हरियाणा में है। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में हुई, जो हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में इस समय, यहाँ पर खुदाई के आधार पर डॉक्टर बीबी लाल को ने कहा कि महाभारत का युद्ध, यहाँ पर जो कुछ खुदाई के दौरान मिला, तो डॉक्टर बीबी लाल ने यहाँ पर कहा, देखिए जो महाभारत का युद्ध था वो लगभग 1000 ईसा पूर्व हुआ था। यानी जो कुछ हस्तिनापुर से खुदाई के दौरान मिला, उसके ऊपर डॉक्टर बीबी लाल ने अपनी रिसर्च के बाद बताया कि महाभारत काल लगभग 1000 ईसा पूर्व हुआ था। इसी आधार पर भारत में लोह काल भी आरंभ हुआ था, यानी लोहे का प्रयोग भी जो कहते हैं वो भारत में चालू हुआ था लगभग 1100 ईसा पूर्व के दौरान। लोह की वस्तुओं का प्रयोग या लोहे का प्रयोग जो भारत में प्रयोग होने लगा था वो 1100 ईसा पूर्व होना स्टार्ट हो गया था। ये सब किसने बताया? डॉक्टर बीबी लाल ने। सिंधु घाटी से प्राप्त हुए खिलौने, सिंधु घाटी से जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुई चीज़ें वो थी, क्या थी? खिलौने थे, आभूषण थे, अशोक के स्तंभ थे, बौद्ध प्रतिमाएं, मंदिरों के अवशेष, तांबे अथवा काशी की मूर्तियां मिली, बाग गुफाओं के भित्ति चित्र मिले, दीवारों पर बने हुए चित्र, भित्ति चित्र क्या होते हैं? जो दीवारों पर बने हुए चित्र होते थे, वो सब कुछ मिले। तो ये इतना सब कुछ काफ़ी था भारतीय इतिहास को जानने के लिए। आदि सभी चीज़ें जो हैं भारतीय इतिहास को जानने के लिए ये अमूल्य सामग्री है। यानी ये सारी सामग्रियाँ जो हैं वो अमूल्य सामग्री है भारतीय इतिहास को जानने के लिए। इसके साथ साथ प्राचीन भारत के लोगों का रहन सहन किस प्रकार से था, प्राचीन काल में जो सभ्यता पली फली वो कैसी थी, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए जो पुरातत्व है वो कहीं ना कहीं अत्यधिक सक्षम है और प्रमाणित भी है। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, यानी हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।